नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसका संबंध शहर से लेकर देहात के उस छोटे से गांव तक भी है जहां कोई मजदूर रहता है। दरअसल कभी मनरेगा के नाम से प्रचलित ग्रामीण रोजगार योजना अब नए रूप में आ गई है। तो ये भी कोई नई बात नहीं है। पिछले महीने इस पर काफ़ी संसद के भीतर और बाहर लोगों ने चर्चा की और थोड़ा सा बवाल भी हुआ। आज चर्चा की वजह ये भी है क्योंकि इसकी माने मध्य प्रदेश कांग्रेस और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने कहा है कि एक तरह से ये योजना बंद करने की साजिश है। कारण ये है कि पहले राज्य सरकार इसमें जो हिस्सा अपना देती थी केंद्र सरकार को, उस हिस्से को केंद्र ने बढ़ा दिया है। अब राज्य सरकार को अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के जो मजदूर हैं उनके वेतन भुगतान में जो हिस्सेदारी देनी होती थी अब उसे बढ़ाकर 40% कर दिया है। तो कर्ज में डूबी राज्य सरकारें क्या बढ़ी हुई हिस्सेदारी दे सकती हैं? अब इस पे एक तर्क ये भी है कि सरकारों का दावा है कि पहले जितने दिन काम मिलता था अब उससे ज़्यादा दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी, यानी लगभग 125 दिन। लेकिन 125 दिन की गारंटी तो होगी, पैसे देने की गारंटी कौन करेगा? क्योंकि सरकार के खजाने खाली है। विकास के काम करना और फिर लाडली बहनों को पैसा देना और इसके साथ कर्मचारियों की तनख्वाह बांटना, बहुत कुछ सरकार के खजाने में बचता नहीं है। कर्ज लेकर काम करने वाली सरकारें किस तरह से 40% अपना हिस्सा केंद्र को देंगे और फिर ये जो राम जी देंगे रोजगार वाला मामला है जिसे कभी मनरेगा कहते थे, वो कैसे चल पाएगा? चर्चा शुरू करें इसके पहले आपको बता दें कि इस मुद्दे पर 3 नेताओं के बयान हैं। खासतौर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी और कांग्रेस के नेता कमलेश्वर पटेल। इस पर उनकी टिप्पणी क्या है ये सुनेंगे और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार द्वारा जीराम जी जो वर्तमान में हमारे सबके लिए ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए ज़्यादा अनुकूलता के साथ, ज़्यादा धनराशि के साथ सभी प्रकार के चीज़ों को जोड़ करके ये जो नया बिल आया है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के लिए एक सौभाग्य रहेगा क्योंकि सबसे बड़ा भौगोलिक एरिया में से दूसरे नंबर का राज्य हमारा है। विकास परक कामों के लिए, रोजगार आधारित कामों के लिए जयराम जी के आधार पर बड़ी धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश को दी गई है। मनरेगा के माध्यम से 100 दिवस के रोजगार की गारंटी थी, उसको बढ़ाकर 125 दिवस किया गया है। कौशल की बात कर रहे हैं, उद्यमिता की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी बड़ी संभावना है। मनरेगा में वर्ष में कभी भी मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा अधिनियम 2025 है उसे मंजूरी दी। एक ऐसा बिल जो देश में ग्रामीण क्षेत्र में एक क्रांति लाएगा। एक ऐसा बिल जिसमें 100 दिन की जगह 125 दिन मजदूरी मिलेगी। मजदूरी भत्ते का प्रावधान है जिसमें कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि योजनाएं केंद्र से बनती है, जबकि इस बिल में ग्राम पंचायत को अधिकार रहेगा। परिवार का पंजीयन, रोजगार गारंटी, सभी काम की जिम्मेदारी पंचायत की होगी। सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत, केंद्र में जब इनकी सरकार बनी है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते ही लोकसभा में जो उनका बयान था महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को लेके कि हम स्मारक बनाने का काम करेंगे, मनरेगा योजना को दिन प्रतिदिन कमजोर करने का काम किया है। और जो इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जो गरीब मजदूर पलायन करते हैं वो पलायन रुकना चाहिए और गांव का विकास होना चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य था महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का। और यूपीए गवर्नमेंट ने और जहां भाजपा शासित जो भी राज्य है वहां जिस तरह से काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ। दरअसल ये सारी बात अगर हम करें या सुने तो राम को लेकर भी और गांधी को लेकर भी है। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नाम से ये योजना शुरू की थी मनरेगा, और उसमें महात्मा गांधी यानी बापू भी थे और गांधी यानी इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक। जाहिर है कि इसमें सियासी दावपेच भी है। गांधी
के नाम को हटाकर जिस ढंग से राम के नाम की बात की है, राम से सीधा ताल्लुक ये कि ये नाम है विकसित भारत, इसको वी फॉर विक्ट्री और बी फॉर भारत, इससे कहा गया बी। अब इसको आगे जब ये बढ़ाया तो ये हो गया है रोजगार एवं आजीविका मिशन, राम आ गया है, रा से रोजगार हो गया है और आजीविका से ए आ गया है और मिशन से राम आ गया है, तो वी बी राम जी योजना। अब राम जी योजना मतलब ग्रामीण, लास्ट का जो जी है वो ग्रामीण, तो ये गणित है शॉर्ट का, लेकिन इसमें बीजेपी राम जी योजना कह रही है कि राम जी देंगे रोजगार। कांग्रेस का कहना यह है कि इसमें महात्मा गांधी के नाम से शुरू की गई मनरेगा को खत्म किया जा रहा है और गांधी के नाम को मिटाने की कोशिश है। तो ये सियासी दांव पे अपनी जगह है, लेकिन हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या 40% का हिस्सा अदा करने के बाद राज्य सरकार 125 दिन या 100 दिन तक काम दे पाने की स्थिति में होगी, क्योंकि सरकारों के खजाने खाली है। अकेली ये मध्य प्रदेश राज्य की स्थिति नहीं है, ये स्थिति देश के लगभग सभी राज्यों की है जो कर्ज में डूबे हैं और कर्ज लेकर विकास कर रहे हैं, कर्ज लेकर तनख्वाह बांट रहे हैं, यहाँ तक कि कर्ज लेकर ब्याज की अदायगी भी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये कैसे चल पाएगा? डॉक्टर मोहन यादव का ये दावा कि हम 125 दिन रोजगार देंगे, लेकिन नहीं दिया तो कोई उनका क्या कर लेगा? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 125 दिन आपने रोजगार नहीं दिया तो मुकदमा दर्ज होगा, फिर आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। ये वादे हैं सरकार के और दावे हैं, इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी पत्रकार संदीप पाठक जी। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ जूम पर जुड़े हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रंजन श्रीवास्तव जी। रंजन जी, आपका भी स्वागत है। और फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे साथी पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रंजन जी आपके साथ करना चाहते हैं कि ये जो मामला है राम जी देंगे रोजगार या गांधी देंगे रोजगार, वो अपनी जगह है, लेकिन कर्ज में डूबी हुई सरकारें क्या 40% हिस्सा अदा कर पाएंगी इस राम जी के रोजगार के लिए? ये सबसे महत्वपूर्ण है। नाम कुछ भी कर लें, लेकिन अगर 125 दिन रोजगार की गारंटी नहीं हुई तो फिर क्या होगा गांव देहात में? मैं एक तथ्य और इसमें जोड़ दूं, अगर गांव देहात में 125 दिन का रोजगार नहीं भी मिलेगा तो अब कस्बों में, गांव में इतना काम है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र की बात करें कि वहाँ किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में वो किसान राहत महसूस कर सकते हैं जो मनरेगा की वजह से या अब राम जी की वजह से उन्हें मजदूर नहीं मिलते थे। अगर सरकार अदायगी नहीं करेगी और ये आंकड़ा 125 दिन का गारंटी रोजगार का ये घटता भी है तो गांव के किसान शायद खुश हो सकते हैं कि उनको मजदूर तो मिले काम करने के लिए। आपकी राय? राघवन जी, बहुत ही रेलेवेंट है और पूरे देश में चर्चा का विषय है, इसलिए भी कि अभी कांग्रेस 10 से 11 तारीख से इसको लेकर के पूरे देश में आंदोलन करने जा रही है जी। और आपने सही कहा कि इसमें गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, महात्मा गांधी का, अब राम जी आ गए हैं। तो विषय ये नहीं है कि जो भी नाम बदला गया है, अगर रोजगार मिलता है, वाकई 125 दिन का मिलता है तो अच्छी बात होगी, लेकिन चिंता वही है। 125 दिन सुनने में अच्छा लगता है और उससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जिन मजदूरों को 100 दिन की गारंटी थी उनको 125 दिन की गारंटी दी जाए, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता जी। लेकिन जब दूसरा पार्ट है जो प्रॉब्लम फाइनेंस वाला है, आज ही न्यूज छपा है राघवन जी, और ऐसा नहीं कोई नई चीज छपी है और सबको पता है जी। कि सरकार का करीब 50% तो सैलरी, पेंशन और ब्याज देने में, कर्ज पे, और कर्ज का भी जो ब्याज उस पर भी ब्याज देने में चला जाता है आजकल। तो सरकार के पास देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट के लिए हार्डली 25 से 30%, मैं ज्यादा बता रहा हूँ जी। इससे कम पैसा बचता है। अभी जो ट्रेंड चला है राघवन जी, आप देख रहे होंगे, हर स्टेट इसको फॉलो कर, हर पार्टी फॉलो कर रही है, वो है कि पैसे देने वाला स्कीम। पैसा अगर किसी काम से जुड़ा है, किसी आउटकम से जुड़ा है, किसी रिजल्ट, तो कोई बात नहीं है, लेकिन केवल पैसे देने का फैशन चल निकला है और खासकर इलेक्शन के टाइम में, तो जाहिर है फंड तो वही है। और खासकर जब से जीएसटी आया है, तो जीएसटी के बाद जो आप फाइनेंस की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है। जीएसटी के बाद जो राज्य सरकारों का जो उनका स्रोत है पैसे का, टैक्सेस का, पेट्रोल, डीजल
और एक्साइज, यही सब 2-3 चीज बचा है, ट्रांसपोर्ट वगैरह का। जी। तो ऐसे में जब फंड नहीं आ रहा आपके पास, और फिर एक और चीज पिछले कुछ सालों में देखी जा रही है राघवेंद्र जी, जो भी मजबूरी हो, जो फंड जो शेयर था जीएसटी में, इस हर स्टेट का मामला है, जो पैसा मिलना चाहिए आपको उतना पैसा नहीं मिल रही है। तो एक तो टैक्स आपके चला गया, स्टेट सेंटर में चला गया, जो मिलना पूरा मिल नहीं पा रहा है, आपके रिसोर्सेज सीमित है। ऐसे में 40% का वहन आपको करना है, वो कहाँ से करेंगे? क्योंकि ऐसा कोई जादुई कोई ऐसा चिराग नहीं दिख रहा है अपने पास कि अचानक रातों रात जो स्टेट का फाइनेंसेज है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी, कोई स्टेट हो, चाहे बिहार हो, उनमें कुछ ऐसा काम नहीं हुआ कि ऐसा कोई अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में, इंडस्ट्री में, या सरकार के जो भी टैक्सेज के जो सोर्सेज हैं। तो ऐसे में बिल्कुल, अगर इसमें एक और चीज है कि अगर पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो फिर काम नहीं मिलेगा, फिर मजदूर क्या करेंगे? तो आपकी चिंता वाजिब है। सरकारों को आगे आकर इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर जो सबसे बड़ा एक प्रश्न नहीं है कि 125 ने 150 कर दीजिए, 200 कर दीजिए, या 100 ही रखने दीजिए, लेकिन जो 40% आप बोझ राज्य सरकारों पे डाल रहे हैं, स्टेट पे डाल रहे हैं, उसकी भरपाई राज्य सरकारें कैसे करेंगी? मैं इसको एक, मेरे पास जादू की छड़ी है कि कैसे करेंगी। सरकार अगर मान ले, सरकारें अगर मान ले, वो सिर्फ इतना करे कि ईमानदारी के साथ जो इरिगेशन के इंजीनियर्स हैं, उसमें सारी ग्रेड, सब इंजीनियर, फिर असिस्टेंट इंजीनियर, फिर ई और ऐसी सब पर, पीडब्ल्यूडी के, पीएचई, इन सब पर अगर सरकार छापे मारना शुरू कर दे तो एनबीडीए भूल गए आप। हाँ, तो फिर आप समझ लीजिए कि पैसों की बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर एक के घर में करोड़ों रुपए रखे होंगे। सब इंजीनियर एक छोटी इकाई होता है, वहाँ से लेकर अगर आप बात करें, एससी की बात करें, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की बात करें, उसके नीचे ई होता है, एक छोटे इंजीनियर होता है, फिर एसडीओ होता है, फिर सब इंजीनियर होता है। तो मुझे लगता है कि पैसे भरे पड़े हुए हैं। अगर सरकार इस पर ईमानदारी से छापे डाले तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही यूनिट, इंजीनियर्स की जो यूनिट है, उसी के छापे से सरकार अपना खर्च निकाल सकती है। बाकी जगह हम सरप्लस भी हो जाएगा अगर ब्यूरोक्रेट भी उसमें आ जाए, नेता मैं भी सर, आ जाए, ये तो पहली सरप्लस हो जाएगा। फेज वाइज, ये पहला फेज। फिर आप उस पर जाइए, ट्रांसपोर्ट पे जाइए, फिर जी आप जी कलेक्टर्स रैंक के जो लोग हैं उन पर जाइए, तो जी जी, बारिश हो जाएगी पैसों की, और मुझे ठीक लगता है बात कि बाढ़ आ जाएगी। लेकिन ऐसा करे सरकार, क्योंकि अगर करेगी तो जनता बहुत खुश होगी, सरकार का खजाना भरेगा और पैसे मिल जाएंगे। मेरी बात से मुझे लगता है कि गौरव जी भी इत्तेफाक रखेंगे कि अगर सरकार घाटे में है तो वो जो सेवा शुल्क के नाम पर अधिकारी और लीडरों के पास घर पैसा जाता है, अगर वहाँ से कुछ ईओडब्ल्यू की, और वो जो कांग्रेस या विपक्ष कहता है कि ईडी की या सीबीआई की रेड पड़ जाए, तो पैसों का तो मध्य प्रदेश में क्या देश भर में बाढ़ आ जाएगी। आपकी राय? सरकार ने कहा है कि हम 125 दिन देंगे, और मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात है, 32 लाख हितग्राही हैं मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत लाभ कमाने वाले या काम करने वाले। 22 लाख परिवारों को 2025-26 में रोजगार मिला था, और इसमें लगभग 1500 यानी 1,500 करोड़ रुपए की राशि भुगतान की गई थी मजदूरों के लिए इस मनरेगा के तहत। अब राम जी के तहत कितना होगा ये पता नहीं, लेकिन छापे पड़ेंगे तो पैसे बरसेंगे, इसकी गारंटी है। इसको आप जादुई नुस्खा मान ले, एक पत्रकार की कोई बात मान ले, लेकिन पैसे बहुत मिलेंगे। गौरव जी, आपकी राय? राघवेंद्र जी, अगर जीराम जी योजना को देखें तो केंद्र सरकार ने बड़ी खूबसूरती के साथ जी, जो उनके ऊपर बोझ आता था वो मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर या अन्य स्टेट्स के ऊपर डाल दिया है। अगर हम वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो वर्तमान परिस्थिति में 100 रुपए में से 10 रुपए मध्य प्रदेश सरकार दे रही थी जी, मनरेगा योजना के तहत। लेकिन अगर हम जीराम जी योजना के तहत इसको देखें तो यही पैसा मध्य प्रदेश सरकार को अब 47.5 रुपए देना पड़ेगा। 47.5 रुपए इसलिए, एक बहुत 100 रुपए के आधार पर मैं बता रहा हूं हाँ जी, कि दिखने के लिए हमें 40% है, जो 30% एक्स्ट्रा देगी मध्य प्रदेश सरकार। लेकिन जो 25 दिन बढ़ाए गए हैं कामकाज के, उसका भी जो प्रतिशत है 7.5% के करीब बैठता है। और वो लगभग, मेरी किसी वित्तीय अधिकारी से बात हुई वित्त विभाग के, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 37.5% और टोटल
₹47.5 एक्स्ट्रा मध्य प्रदेश सरकार को 47% मध्य प्रदेश सरकार को एक्स्ट्रा खर्च करना होंगे। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज है मैं इसी मुद्दे पर कि बोलने वाला था मनरेगा मैं इसी मुद्दे पर बोलने वाला था कि क्या पत्रकारों का गणित वैसे कमजोर होता है, लेकिन आपने बहुत बारीकी से इसकी पड़ताल की और किसी विशेषज्ञ की राय ली। ये मैं मन में सोच ही रहा था कि क्या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपने इस बारे में बातचीत की है। तो जाहिर है कि आपने जो इसका बारीकी से जो निकाला है आंकड़ा कि लगभग ₹47 के आसपास सरकार को देना पड़ेगा, ये एक बड़ा फिगर बनेगा जब पूरे माने मजदूरों को पैसे का भुगतान होगा। जी, बात पूरी करें। इस लिहाज से मध्य प्रदेश सरकार को हर साल लगभग 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जी राम जी योजना के तहत खर्च करना होगा। ये वित्त विभाग के अधिकारी की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, मनरेगा में जिस तरीके से नियम कायदों का उल्लंघन करके आम व्यक्ति को मजदूरी देने की बजाय ठेकेदारों को, अधिकारियों को और विभिन्न विभागों के इंजीनियरों को जो लाभ पहुंचा था, अगर हम उसकी एक वानगी देखें, अभी हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं खंडवा के कलेक्टर, जिन्होंने AI जनरेटेड फिल्म लगाकर 2 करोड़ का पुरस्कार जीता है। और पूरी योजना पर जो पैसा खर्च हुआ वो अलग पैसा है, लेकिन वो ना कुएं खुदे थे ना जलकूप खुदे थे और उन्होंने पुरस्कार प्राप्त कर लिया। तो ये वास्तविक हकीकत है। अगर ईमानदारी से काम होता है तो आम व्यक्ति के लिए बहुत फायदेमंद स्कीम रहेगी, लेकिन अगर जो ढर्रा चलता आ रहा है पिछले कई सालों से इस योजना को लेकर के, तो आप ये मानकर चलिए आम आदमी के साथ तो छलावा होगा ही होगा। मध्य प्रदेश सरकार पर जो अतिरिक्त भार आएगा वो उसकी कल्पना करना भी बेमानी है। देखिए, आपने जो कहा कि खंडवा के कलेक्टर ने AI जनरेटेड फोटो, ये अपराध है, 420 है, इस पर अलग से मुकदमे दर्ज होने चाहिए, चाहे वो आम आदमी करे या कलेक्टर करे या कोई करे। दूसरी बात यह कि वो जो 2 करोड़ का पुरस्कार प्राप्त किया उसके लिए 450 करोड़ के आसपास सरकार ने कागज़ पर राशि खर्च की, क्योंकि जब वो खुदे नहीं है तो जाहिर है कि मैं जिसका जिक्र कर रहा था रंजन जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन आपके पास भी सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर ये राशि जाहिर है कि करप्शन में गई, भ्रष्टाचार में, इंजीनियर्स की जेब में गई है, सब इंजीनियर, फिर वो जो BDO होते हैं, जनपद में होते हैं, ब्लॉक में जो अधिकारी होते हैं, उनकी जेब में गई है। अगर छापे पड़ जाएं तो सरकार वारे न्यारे हो जाएंगी, पैसा अथाह आ जाएगा और मुझे लगता है कि 1-2 साल का बजट तो सरकार बड़े आराम से बना सकती है। पाठक जी, किस ढंग से देख रहे हैं? सरकार ने आंकड़ा बड़ा अच्छा दिया है, लेकिन पैसे की कमी है, करप्शन में पैसा बहुत है, सरकार के बजट में पैसा कम है। ये भी आपकी बातचीत में आए तो और अच्छा रहेगा। जी, धन्यवाद राघवेंद्र जी। ऐसा है कि सरकार का काम तो आंकड़ों से खेलना है। चारवाक ने कहा है, चारवाक नीति ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो सरकार तो इतने कर्ज में आकंठ डूबी हुई है कि उसके पास जब खजाना खाली है, पैसा देने के लिए है नहीं। उस स्थिति में चाहे 100 दिन की बात हो, चाहे 125 दिन की बात हो, और चाहे मनरेगा की बात हो, चाहे जी राम जी की बात हो, बात कुल मिला के यहाँ आ रही है कि इतने लीकेज हैं राज्य सरकार के वर्किंग प्लान में, जिसमें आपने 2-3 बार अभी मतलब बहुत अच्छी तरह से उठाया कि करप्शन का लेवल जहाँ EOW की ज़रूरत है वहाँ नहीं पहुँच पा रही है, और जहाँ नहीं है वहाँ पहुँच रही है। तो हालत इतनी मतलब विकृत हो चुकी है। आप ये मान के चलिए कि गाँव में न किसानों को मजदूर मिल रहे हैं, न मजदूरों को मजदूरी मिल रही है। एक तरफ हमारा इंफ्रा काम कर रहा है फास्ट वर्किंग में, आप JCB मशीन से काम करवा रहे हो और उनके अंगूठे लगवा रहे हो। बायोमेट्रिक की बात कर रहे हो, बायोमेट्रिक में लीकेज आ गया। आप देखिए राशन की जब वितरण हुआ, हमारे यहाँ जो योजनाओं में जो गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाता है, उसमें भी शिकायतें आ गई। सिस्टम को जितना ट्रांसपेरेंट की बात कर रहे हैं, चाक चौबंद की बात कर रहे हैं, वैसा बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फील्ड में जो काम नीचे जमीन नीचे स्तर पे जितने भी काम हुए हैं, आप देखिए कि ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक, ग्राम सहायक, जितने भी नीचे से ऊपर तक के हैं, सिस्टम में कहीं भी इनकी वर्किंग में आप देखेंगे कि ग्रामीण आदमी आज भी उतना ही परेशान है। खेती किसानी में बिल्डरों से जमीन बचे तो खेती करे, आखिर मजदूर जाएगा कहाँ? मजदूर को पहले एक जमाने की बात थी कि जब छोटी सी भी रोड का पैच बनता था तो 150 मजदूर काम करते थे, उनकी टोली होती थी। आज वो काम मशीनों से हो रहा है। जब मैकेनाइज हो गया काम तो मजदूर तो वैसे ही खाली है। और सबसे ज़्यादा अगर आप इस चीज़ का इम्पैक्ट देख रहे हैं तो इसका बड़ा सफर है मिडिल क्लास, जिसका जिक्र कभी नहीं होता। क्योंकि मजदूरी अगर आप देखिए कि छोटे छोटे कामों के लिए भी आदमी को आज नहीं मिल रहा है, क्योंकि योजनाएं इस तरीके के फैल चुकी हैं और उसका अब निश्चित रूप से
सरकार का काम है समाज का संरक्षण करना, समाज को बेहतर सुविधाएं देना, कहीं से गलत नहीं है। योजनाएं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं और ये योजनाएं 2005 में भी चल रही थी, आज 2025 भी आ गया, 26 भी आ गया। योजनाएं चलती रहेंगी क्योंकि देखिए जो काम करेगा उसमें कमी होगी, अच्छाई होगी, बुराई होगी, ये चर्चा हो सकती है एकदम। ये सिस्टम, लेकिन सिस्टम का पार्ट ये है कि जब भी अब नाम बदल के, जैसे अब मेरा कहना है कि गांधी का नाम हटा लिया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। जी राम जी एक्चुअल में अगर सच्चाई ये है कि भाजपा को एक बहुत बड़ा पंच मिला है जिसने भी ये कहा कि जी राम जी, क्योंकि नाम उसका इतना बड़ा कर दिया कि आप बोल नहीं पाएंगे, जी राम जी आपको बोलना ही पड़ेगा। और जैसा कि बोला कि जब ये कंपल्सन हो गया कि जी राम जी बोलना पड़ेगा, अब जब बोलना ही पड़ेगा तो वो चीजें, उसका इम्पैक्ट आएगा और गांव-गांव तक ये चीज पहुंचेगी जो उनका लक्ष्य है। देखिए इसके फायदे हैं तो नुकसान भी है। अगर जी राम जी के तहत रोजगार नहीं मिला तो ये जी राम जी सरकार को या भाजपा को नुकसान का भी सबब बनेगा। लेकिन जो हम बात करें कि सिस्टम, रंजन जी अगले दौर की बातचीत में सिर्फ 3-4 मिनट है हमारे पास। सिस्टम अपनी जगह है, उसको चलाने वाले बेईमान हैं, मशीन तो बेईमान नहीं है। एक छोटा सा किस्सा, जब गैस कांड हुआ था और गैस कांड के बाद भोपाल में BMHRC हॉस्पिटल बना, सेंट्रल इंडिया का पहला ऐसा हॉस्पिटल था जो सेंट्रली एसी था, दवाओं की भरमार थी, एक्सपर्ट के नाम पर दिल्ली से और बड़े बड़े जगह से डॉक्टर्स आए हुए थे, मशीनें पूरी दुनिया ने भेजी थी। तब मैंने एक डॉक्टर से कहा था कि अब तो इलाज बहुत बढ़िया होगा BMHRC हॉस्पिटल में गैस पीड़ितों के लिए। तब उसने कहा था कि अगर सिस्टम बेईमान नहीं हुआ तो इलाज होगा, क्योंकि मशीनें इलाज नहीं करती हैं, मशीनें जांच कर सकती हैं, एक्सरे दे सकती हैं, पैथोलॉजी की रिपोर्ट दे सकती है, लेकिन इलाज तो डॉक्टर करेगा। अगर डॉक्टर वहाँ है, वो लिख रहा है, तो मरीज बचेगा, मशीनों से काम नहीं होना। सिस्टम बहुत अच्छा कर लिया, आप चलाने वाले बेईमान हैं। खंडवा का जिक्र किया गौरव जी ने कि वहाँ 2 करोड़ के नाम के लिए 450 करोड़ रुपए का कागज़ पर काम हो गया। तो वो जो 450 करोड़ रुपए हैं, जो मैंने कहा था कि जादू की छड़ी है, अगर चला देंगे तो पैसे बरस जाएंगे। आपकी राय? राघवन जी, एक तो गौरव जी से मैं इम्प्रेस हूँ जो फिगर लेके आए, तो वही हमने कहा कि वो खुद भी सीए हैं, काफी अच्छा फिगर लेके आए हैं जी। दूसरा जो आपने कहा कि जो जहां तक पैसे का मामला है, ये बात फैक्ट है, गौरव भाई ने उठाया है, सर ने भी, हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट है महोदय, आपने भी उठाया है। ये फैक्ट है कि मशीनों से काम होता रहा है। एक और चीज होती रही राघवन जी, जो जॉब कार्ड है, बहुत जगह हम लोग गाँव में गए, सरपंच रख लेता था उसको और मजदूर काम कर रहा है, तो पैसा मजदूर को आधा चला गया था, सरपंच चला गया। तो कई तरह करप्शन थे। लेकिन अगर नाम बदलने से अगर रोजगार नहीं मिलेगा, पैसा उसके खाते में नहीं जाएगा, अगर पैसा खाते में कुछ भी तो जा रहा है, नहीं जाएगा, दिक्कत होगी। दूसरी बात एक और राघवन जी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं बड़ा खुश होता था जब शुरू में आए मैं मध्य प्रदेश, तो बजट बहुत छोटा सा था, 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ हुआ करता था, अब 4 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया। तो मैं सोचता था कि जो बजट बढ़ रहा है उससे प्रदेश का विकास बढ़ेगा। बजट तो बढ़ा है राघवन जी, लेकिन अंतिम व्यक्ति जो है, जो हम लोग हम हंसी में बात कर रहे थे, वो वहीं पे है। एक ऐसा वर्ग उस पैसे से लाभान्वित हुआ जो आप जिनकी बात आप कर रहे थे। तो जो पैसा आया सिस्टम में, वो एक खास वर्ग के पास गया है, बजट बढ़ता गया, उनका कमीशन बढ़ता गया, योजनाओं का पैसा बढ़ता गया, लेकिन गरीब व्यक्ति वहीं पे है। तो कोई भी नाम रखो, अगर आप उससे गरीबों का फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उससे नुकसान होगा जनता। देखिए, आज विषय अधिकारी कर्मचारी का नहीं है, लेकिन वो उसके बिना बात पूरी होगी नहीं। आपने कहा कि बजट बढ़ गया, 4 लाख करोड़ का हो गया है, तो जो गौरव जी ने कहा कि 2 करोड़ के इनाम के लिए 450 करोड़ रुपए कागज पर खर्च किए ना, तो वो जो पैसा आया है वो जा रहा अधिकारियों के पास, कर्मचारियों के पास। जनता के पास तो सिर्फ जो राजीव जी ने कहा था, राजीव गांधी ने, कि मैं 1 रुपये भेजता हूँ और सिर्फ 15 पैसे या 19 पैसे पहुंचते हैं, बोला तो वही जा रहा है जी। तो वो स्थिति अभी भी है, और खास तौर से जो बीच में खाने वाले हैं, वो बिचौलियों में सरकार का तंत्र। एक और गौरव जी, आपकी बात शुरू हो उसके पहले मैं एक लाइन जोड़ूंगा। सरकारी कर्मचारियों के बारे में कहा जाता है जो ईमानदार है उनसे माफी के साथ, लोग कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करने का वेतन लेता है और काम करने की रिश्वत लेता है। तो ये जब स्थिति बनती है तो 2 करोड़ का इनाम पाने के लिए 450 करोड़ रुपए कागज पर सरकार के खर्च होते हैं, तब इनाम मिलता है। गौरव जी, आपकी राय? राघवन जी, अब सरकारों को और जो जांच एजेंसियां हैं उनको इतनी कड़ेपन के साथ काम करना होगा कि कहीं भी
कोई गड़बड़ी ना हो पाए। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है कि जो जांच प्रतिवेदन बनता है वो जांच प्रतिवेदन इतना ईमानदारी के साथ बने कि वो कोर्ट से भी रिलीफ ना पा पाए। अभी वर्तमान स्थिति में यह हालत है मध्य प्रदेश में कि लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के छापे पड़ रहे हैं, संपत्तियां जब्त हो रही हैं, उसके बावजूद जांच प्रतिवेदन इतना कमजोर बनाया जाता है, जांच अधिकारी इतने लूपहोल छोड़ देता है कि वो अधिकारी वापस सेवा में आकर पुराने लाभ भी प्राप्त करता है और भविष्य के लिए फिर और दुगनी गति के साथ भ्रष्टाचार करने लगता है। तो सबसे पहले इन पर भी रोक लगाना ये और गौरव जी, ये और गंभीर बात है। इसमें तो जांच एजेंसियों पर भी मुकदमे होने चाहिए। अगर उनके छापे के बाद अधिकारी बच जाता है या उसको कम सजा मिलती है तो जांच एजेंसियों पर काउंटर केस होने चाहिए, क्योंकि इसमें भी बड़ा करप्शन है। आपके यहाँ 50 करोड़ रुपये मिले और हमने जो उसकी जांच पड़ताल की उसमें 20 करोड़ आपसे ले लिए, 30 करोड़ दिखा दिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो बारीकियां आप फिर किसी दिन किसी अफसर से जब जानकारी लेंगे तो उस पर भी अपन बातचीत करेंगे। मुझे लगता है कि समय खत्म हो रहा है। एक छोटी सी टिप्पणी अगर संदीप जी से ले लें तो आपकी अनुमति है गौरव जी? आपकी बात अधूरी रह गई है या आप और कुछ कहना चाह रहे हैं? जी संदीप जी, कुछ आपकी टिप्पणी इस पर अंतिम। मुझे लगता है कि इस योजना में एक सबसे बड़ा बात यह है जी कि ये नाम बदल के तो अपने आप में इसका मतलब बदलाव हो चुका है या हो जाएगा, ये कह लीजिए जी। लेकिन इसको जब तक ये आपका करप्शन का लीकेज बंद नहीं होगा तब तक ये कहीं से भी कहीं तक क्रियान्वयन नहीं होगा, क्योंकि 2005 से अनवरत आज तक स्थिति वही की वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। करप्शन पर जब तक काम नहीं होगा तब तक सब योजनाएं बेकार हैं, लेकिन करप्शन तो कलेक्टर लेवल के जब अधिकारी कर रहे हैं तो खुद ही बागड़ खेत खा रही है। विषय बहुत गंभीर है, इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन अभी तो जी राम जी या राम जी देंगे रोजगार, सरकार योजना लागू करे, 125 दिन का काम मिले, भुगतान हो, और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये कितना सही और कितना गलत। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। संदीप जी आपका साधुवाद, गौरव जी आपका धन्यवाद और रंजन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।